चलिए, तो एटम के बारे में बात करते हैं। तो ये ऐसा चैप्टर है जो आप लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आता है, तो जो कि हम लोग थोड़ा सा आइडिया हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसका ड्यूअल नेचर के अंडर। अब क्योंकि हम लोग हमेशा एटम के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि एटम की मेन स्ट्रक्चर क्या है, एम्फेसिस कहाँ आता है, उसके बारे में हम लोग ऑलमोस्ट हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में, फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी जगहों में एटम्स के बारे में काफी सारी डिस्कशंस हम लोग करते रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली इसके बारे में अभी जानना भी जरूरी है। दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ चीजें आप लोगों ने 8th 9th ग्रेड में भी पढ़ी हैं, जो कि केमिस्ट्री के अंडर पढ़ा गया। क्लास 11th में भी आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंडर पढ़ा है। और फिजिक्स में ऐसा क्या अनोखा पढ़ाने वाले, कुछ नहीं है। जो फॉर्मूलाज आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़े थे, उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो बात करेंगे। ठीक है, तो भैया चलो वही घिसी पिटी कहानी दोबारा से शुरू करता हूं मैं। एटम के बारे में जब भी हम लोग बात करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है जे जे थॉमसन मॉडल, है ना। तो वही प्लम पुडिंग टाइप्स। तो गरीबों के लिए प्लम पुडिंग समझ में नहीं आएगी ना, हमारे को अंग्रेज छोड़ा हम कोई। तो प्लम पुडिंग मॉडल गरीबों के लिए वाटरमेलन। ठीक है, तो जहाँ पे इसने सीधा सीधा बोला कि जो फ्रूट है वो प्रोटॉन्स है, जो सीड है वो इलेक्ट्रॉन है। तो एक क्लाउड है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों कलेक्टिवली खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो मॉडल एकदम गलत है, तो मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम है, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है, पढ़े हुए हैं इतनी बार, है ना। जिसमें पहला हम लोगों ने और कुछ नहीं बल्कि जे जे थॉमसन मॉडल है। जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बुलाते हैं, है ना। तो मैं लिखता प्लम पुडिंग ही हूँ, बोलता मैं वाटरमेलन ही हूँ, क्योंकि पहले पुडिंग समझाऊं फिर उसके अंदर प्लम क्या होता है वो समझाऊं, पागल हो गया। इतनी इंग्लिश अच्छी होती तुम यहाँ थोड़ा होते। हाँ, तो इसीलिए वाटरमेलन बेस्ट आसान तरीका। ठीक है, तो ये हुआ एक बेसिकली क्लाउड है, एक्चुअली क्लाउड मॉडल है ये। ठीक है, कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक साथ एक क्लाउड के अंदर सेटल्ड है, खत्म होगी बात रैंडमली। बट ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि स्ट्रक्चरली वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए थे। तो फिर एक क्लाउड स्टेबल कैसे रहेगा, उसके बारे में स्ट्रक्चर नहीं आता है। और अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे को या दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, तो वो क्लाउड स्ट्रक्चर में कैसे बैठा हुआ है, ये चीज समझानी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। ठीक है, मोर ओवर वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाला फंडा कुछ बनता ही नहीं था। ठीक है, सो थॉमसन मॉडल प्राइमरली गलत था। तो देयर कम्स द सेकेंड मॉडल, जिसके बारे में अगेन आप इतनी बात कर चुके हैं कि इसके बारे में डिस्कस करना ही बेवकूफी है। रदरफोर्ड मॉडल, फिर आया रदरफोर्ड, वही गोल्ड वाला, गोल्ड लीफ, है ना। तो प्राइमरली एक गोल्ड फॉइल लेते हैं, और गोल्ड फॉइल से डेविएशन के बारे में बड़ी अच्छे से बात की थी। तो जिनको नहीं याद है उनके लिए रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल से ही आगे इंस्पायर हुए थे बाकी के मॉडल्स। तो इसीलिए थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी है, बिकॉज जे जे थॉमसन ने तो सिर्फ क्लाउड मेथड बताया था कि क्लाउड के अंदर सब बैठे हुए हैं। रदरफोर्ड की इंपॉर्टेंस वहां से बढ़ी, चाहे ये भी गलत था मॉडल, बट रदरफोर्ड की इंपॉर्टेंस वहां से बढ़ी कि न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा इसने डिस्कस किया, न्यूट्रॉन के ऊपर एम्फोसिस दिया। सो क्या है ये मॉडल, चलिए जानते हैं। तो जिनको थोड़ा सा भी याद में नहीं है उनके लिए मैं कुछ पहले बना देता हूं स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड मॉडल कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर हम लोग एक गोल्ड भी डाल देते हैं। तो चलो, गोल्ड फॉयल तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन गोल्डन वाला कलर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं हम। ठीक है, तो गोल्ड फॉयल यहाँ पे आ गई। ठीक है, और क्या है जी, और हम लोग सामने बनाया था स्क्रीन। ये क्या है, स्क्रीन। तो क्या कहता है यहाँ पर, क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लेस कर देते हैं।
है ना, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेड वाला। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यहां से क्या होगा, यहां से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्राइमरली मान लो एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल रहा है, लेट्स से, ठीक है। सो अगर एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल रहा है तो पहली बात मैं लिख देता हूं रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो एलिमेंट ही लिख देता हूं क्योंकि प्राइमरली होगा तो एलिमेंट ही, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब यहां से क्या होगा, और ये जो व्हाइट कलर में मैंने जो बाउंड्रीज बनाई है ये क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि लेड ब्लॉक्स है। तो लेड ब्लॉक्स क्या है कि हीलियम में अल्फा पार्टिकल्स को प्राइमरली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकाल दिया तो वो तो हर जगह अपनी रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर फेंकेगा, स्प्रेड करेगा थ्रू आउट दी स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या होता है, वो कहता है कि यार ऐसे स्ट्रक्चर में तुमने स्प्रेड आउट तो कर दिया, लेकिन हमें तो कन्फाइंड चाहिए, एक बीम दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बीम ऑफ रे आएगी तो हम लोग डेविएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो जाती है यहां से एक बीम ऑफ रे इसके थ्रू पास करते हुए। अब बाकी की चीजें आप लोग जानते ही हो क्या होगा, सब जानते हैं, 99% अनडिविएटेड निकल जाती है, 99% अनडिविएटेड अल्फा पार्टिकल्स, 1% deviate with an angle of more than 1 degree, more than 1 degree, ठीक है। और बाकी लास्ट मैथ्स यही है, 1 out of 8,000 particles retrace their path, retraces its path। तो 3 चीजें ऑब्जर्वेशन में आई थी रदरफोर्ड मॉडल के अंडर, ठीक है, कि मैक्सिमम अनडिविएटेड निकल गई, कुछ ही थी जो डिविएट होकर 1 डिग्री से ज्यादा डिविएट हुई है, और बहुत ही चुनिंदा थे जो कि यूटर्न मारकर निकल गए। अब ये यूटर्न मारने का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्वियस ही बात है, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाके हिट करने वाला है, तो न्यूक्लियस तो सॉलिड स्ट्रक्चर है और मोर ओवर गोल्ड फॉइल के अंदर फंसा हुआ है, तो वो जाएगा नहीं निकल पाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो यूटर्न मार रहा है, रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ने यहां बनाया है। ये सब भी लेड ब्लॉक्स है, लेड ब्लॉक्स है। सामने की एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है, इसको भी एक कोटिंग दी जाती है ताकि अगर जब भी अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर जाके हिट करे तो वहां पे एक स्पॉट बन जाएगा, तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जो मैंने नीचे बनाया है। ऑब्जर्वेशन तभी आएगी जब हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन प्राइमरली स्क्रीन पे आना चाहिए, तो उस स्क्रीन पे ही हमारे को समझ में आएगा कि अच्छा 99% तो सीधे ही आगे, 1% 1 डिग्री से ज्यादा डिविएट हुए हैं, ठीक है। और जो रिट्रेस कर रहे हैं पाथ, वो ये है कि हम लोग जब काउंट करेंगे तो हमें दिखेगा कि कुछ पार्टिकल्स वापस की तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड का था। तो रदरफोर्ड ने इन सारे कंक्लूजन से या इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड किया, इसने बोला कि सेंटर में सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं ऑफ एन इंटायर एटम, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली घूम नहीं रहे थे, रदरफोर्ड ने तो पहले यही बोला था कि प्लेस्ड है बस, ठीक है, उसके अराउंड प्लेस्ड है, बट ऑब्वियसली प्लेसमेंट स्ट्रक्चर को समझा नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर प्लेस होते तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते, तो नेगेटिव चार्जेस जाके क्रैश हो जाने चाहिए थे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इनफैक्ट न्यूट्रॉन कम आफ्टर दिस, इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस मॉडल ओनली, कि सेंटर में भी सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं है बल्कि न्यूट्रॉन्स भी हैं जो उसी के अंदर लैंडेड अप है, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में बात न्यूक्लियर चैप्टर में करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। बट प्राइमरली इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया था, बट वो तो लैंड क्रैश हो जाने चाहिए थे, मतलब यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स में एक स्ट्रेटली रेडियली अंदर की तरफ घुस जाने चाहिए थे। तो फिर रदरफोर्ड केम अप विद एन एक्सप्लेनेशन, उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं,
रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि अगर वो रिवॉल्व करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बैलेंस्ड आउट होगी। सही है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है कि अगर एक चार्ज सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है और मान लेते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन फॉलो कर रहा है। सही बात है ना, गुड। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक चीज पढ़ी है, एक ही लाइन है उस पूरे चैप्टर में काम की, वो यही है कि एक्सेलरेटेड चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एन एक्सेलरेटेड चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस कंडीशन में वो तो एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकालते हैं। सो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकाल रहे हैं इसका मतलब अपनी एनर्जी को लूजन अप कर रहा है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर आने का मतलब है सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गोइंग आउट। इफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गोइंग आउट तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो स्पीड लूज करेगा, स्पीड लूज करेगा तो फिर वो उस ऑर्बिट में बैठ ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा। एक्चुअल में ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड लूज होती जाएगी, स्पीड लूज होगी तो उसका रेडियस छोटा होता जाएगा, होते 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 ये ऐसे स्पाइरल शेप में क्रैश हो जाएगा। तो जो उसका पहला कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्ट क्रैश होगा, अब वो घूम घूम के क्रैश होगा। तो दो ऑब्जर्वेशन या दो लिमिटेशन आएंगी। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, पहली लिमिटेशन, एज इलेक्ट्रॉन is accelerated, is in accelerated motion, ऐसे लिख देते हैं, is in accelerated motion, that is following uniform circular motion, the electron will create electromagnetic waves. Hence, as it loses energy, creating EM waves, the electron will spiral down and crash in the nucleus. Logically correct, कॉमन सेंस वाइज करेक्ट, बात सही है। और दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करेगा रदरफोर्ड, इसके अलावा देखो जब वो स्पाइरल डाउन करेगा ना तो उसका आप समझो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है, सच्चाई है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी भी अलग होगी, उसका रेडियस भी अलग होगा। अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी एक्चुअली वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जानी चाहिए ना, क्योंकि क्रैश करने वाला तो तेज करते करते खत्म सेंटर में आगे गिर जाएगा, ठीक है। सो अगर एनर्जी गिरती रहेगी तो ये एनर्जी गिरने के साथ साथ क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी, हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ ट्रैवल करता जाएगा। मतलब आपको कुछ ऐसा ड्यूरेशन भी आएगा जब आपको पूरा विबग्योर दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पाइरलिंग डाउन होते होते आपको विबग्योर भी दिखने वाला, ठीक है। सो ये सिनेरियो आ गया पहला कॉन्सेप्ट में कि हम लोग एटम लेवल पे हम उसके स्ट्रक्चर को उसको कोलैप्स कर सकते हैं, उसको हम कोलैप्स कर सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी दिखाएगा। तो यार ये तो बड़ा बेकार सा मॉडल है, ऐसी इतनी लिमिटेशन के बाद, है ना। सेकंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, आपने लिखना लिख लीजिए। सर थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ करता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज।
as electron spirals down towards nucleus, as electron spirals down towards nucleus, क्या होगा? Will show variable frequency of EM waves. ठीक है ना? तो हम लोगों को अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर भी दिखने वाले। ये यार पढ़ते पढ़ते हम लोगों को फिर समझ आया कि चलो ठीक है तो गड़बड़ है, तो फिर आते हैं मेन आदमी के पास जिसने एक्चुअल में एक प्योर मॉडल दिया हम लोगों को। ठीक है, अब एक्चुअल में तो ये भी मॉडल कहीं ना कहीं इसकी बहुत लिमिटेशंस है। ठीक है, तो हम लोग कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज तक भी ऐसे ही है कि हाँ ठीक ही है, यही भी चला ही लेंगे, हम काम वैसे वाला ही चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद लेकिन मैथमेटिकली सबसे साउंड मेथड में से एक है और रेवोल्यूशनरी मेथड था इस आदमी का। तो थर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल आ जाता है हमारे पास। एक्चुअल में बोहर मॉडल क्या बताता है? ठीक है, ये अगेन आपने इसके बारे में, बोहर के मॉडल के बारे में काफी सुना है क्लास 11th में केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जहां पे हम उसने 3 पोस्टुलेट के बारे में बात की थी। तो क्या है ये 3 पोस्टुलेट? फर्स्ट पोस्टुलेट, कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। ठीक है, मतलब mv²/r 1/4πε0 Ze, क्योंकि जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं। तो Z मतलब एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सारे लिख दिए, Ze इंटू 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन r²। ये आ जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसको समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन देखो ये सेंटर आ गया, ये न्यूक्लियस हमारे पास। तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस तरफ रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। अब सीधी सी बात है, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो Ze इंटू 1e, इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है। तो Ze इंटू ई अपॉन वट एवर इज द रेडियस बिटवीन द टू, r² आ गया। अब यहां पर देखा जाए तो पहला पॉस्टुलेट यही बताता है, तो हम इसको थोड़ा सा और सुंदर लिख देते हैं बस, mv²/r इज इक्वल टू Ze² अपॉन 4πε0r²। तो चलो अभी अभी कैंसिल नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट देखा जाए तो यही बात आती है कि सर लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल हम लोगों ने इसलिए गलत बोला कि वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा, तो वो तो बाहर निकलनी चाहिए, है ना, जो हम लोगों ने पहली लिमिटेशन पढ़ी। तो भाई ऐसा क्या है कि बोर ने बोला तो आपने मान लिया, रदरफोर्ड ने बोला तो नहीं माना? तो गलत बात है। गलत बात नहीं है। प्राइमरली क्या बोला था? ठीक है, मैं फर्स्ट पोस्टुलेट की थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूं जो जो बोहर ने दी थी। बोहर ने बोला, कहता कि एक्चुअल में अगर हम लोग इसको न्यूक्लियस मान के चले और इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन देखें, तो वो कहता इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर नहीं निकालता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वो वेव्स प्राइमरली उसी अपने ऑर्बिट में फिक्स रहती है। ठीक है, और ये स्टैंडिंग वेव्स है, मतलब स्टेशनरी वेव्स है। इन शॉर्ट मतलब ये यहीं पे वेव्स क्रिएट हो जाती है।
थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। ये बन गया। अब इसको और थोड़ा सुंदर बनाते हैं। लो बेटा, अभी देखोगे, गूगल करो कभी भी, इमेज देख लो, एटम टिक करोगे, ऐसा कैसा डायग्राम जरूर दिखता है। तो ये प्राइमरली क्या हो रहा है, वो उन्हीं वेव्स को वहीं रखा हुआ है। अब ये कितने नंबर ऑफ वेव्स है जरा देखो, आपको समझ में भी आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, इससे एक जरा एक पॉस्टुलेट और निकाल के देखता हूँ बेहतरीन सा। सेकंड पॉस्टुलेट क्या बताता है, और डी ब्रॉगली सेकंड पॉस्टुलेट को प्रूव करता है। चलो अभी बात करेंगे, फिलहाल मेरी बात समझ में आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर नहीं निकाल रहा, वो स्टैंडिंग वेव वहीं रख रहा है। इन वेव्स को प्राइमरली मैटर वेव्स भी बुलाते हैं। ठीक है, मैटर वेव्स भी बुलाते हैं। सेकंड पॉस्टुलेट कहता है इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, एन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एम वी आर। दोबारा बोल रहा हूं, लिख लीजिए, इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैं, इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एम वी आर। तो मैंने बोला, आपने मान लिया, बोर ने बोला, मैंने मान लिया, ऐसे ही हम लोग आगे आगे खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार, है ना, ऐसा नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, और कोई केमिस्ट्री वाला मेरा ये लेक्चर देखे वो ऑफेंड ही हो जाए, मैं नहीं कर रहा अंडर एस्टिमेट, बट प्राइमरली मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, वहां पे हम लोगों को सिर्फ याद करवा देते हैं, यहाँ पे हम लोगों को लॉजिक जानना है। ठीक है, तो भाई इसका क्या लॉजिक है, ठीक है। अब हम लोगों ने काफी चीजें लॉजिकली पढ़ी हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जितनी भी चीजें पढ़ी थी सब लॉजिक के साथ मैंने समझाया था। ठीक है, तो अब मैंने एक लॉजिक आपको वहां पे भी बताया था, तो मैं प्रूफ देता हूं इसका। डी ब्रॉगलीज याद है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस हम लोगों ने पढ़े थे, और उसका हमारे पास प्रूफ भी था। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जजमेंट निकली थी, आपको जरूरत नहीं है वो करने की, बट प्राइमरली यस, हम लोगों के पास इसके प्रूफ भी हैं, और इस इक्वेशन का भी लॉजिकली मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, जहां हमने पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। ठीक है ना, सही बात है, तो ये हम लोग जानते हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर हम लोग ये जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ रहे हैं, देखो लूप बाय लूप देखो जरा, कितने नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, सी दैट फर्स्ट। अगर हम लोग बोले कि स्टैंडिंग वेव्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, n टाइम्स लैम्डा बाय 2, ये जो ऑर्बिट सेट करते हैं, nth ऑर्बिट आता है ना बेटा, ये NH अपॉन 2 पाई, यही तो ऑर्बिट्स है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो वो ऑर्बिट कौन सेट कर रहा है, बोहर पोस्टुलेट सेट कर रहा है। ये n कहां से आया, तो मैंने बोला n नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो है वो ट्रैवल कर रही है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, दैट n लैम्डा बाय 2 शुड बी इक्वल टू 2 पाई r, पूरे सरकमफ्रेंस पे, पूरे उस ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस पे n टाइम्स लैम्डा बाय 2 के लूप्स बने हुए हैं। किसी को कोई तकलीफ अभी तक समझ में आया, ठीक है। चलो मैं काम करता हूं, ऑब्वियसली n लैम्डा बाय 2 लिखने की जगह मैं चाहूं तो n नंबर ऑफ वेवलेंथ भी बोल सकता हूं, इट्स माय चॉइस। ठीक है ना, अच्छा अब कोई बताओ लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन p। आई कैन रिप्लेस लैम्डा विद h बाय p बिकॉज डी ब्रॉगलीज मेरे को पता है। अब मैं p को चाहूं तो मैं लिख सकता हूं mv, और 2 पाई को नीचे ले आओ, दैट्स इट, आ गया। सेकंड पोस्टुलेट, nth मल्टीप्लायर इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू mvr। तो डी ब्रॉगली से मैंने आप लोगों को सेकंड पोस्टुलेट का प्रूफ आप लोगों के सामने रख दिया।
ठीक है। थर्ड पॉस्टुलेट तो भैया और आसान है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है? थर्ड पॉस्टुलेट कहता है कि भैया कभी भी कोई चीज हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ ट्रेवल करे, तो यार इसमें ऑर्बिट ऑर्बिट कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। कहीं पर मैं कोई हायर एनर्जी चीज से लोअर एनर्जी तक पहुंचूंगा तो कहीं ना कहीं देयर इज अ सप्लाई ऑफ एनर्जी। हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेके आऊंगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी ना। तो वो एनर्जी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ट्रैवल करो तो एच सी बाय लैम्डा एक एनर्जी बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस करके लिख रहे हैं। समझ में आया गाइस? ठीक है जी, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, तो इन तीन पॉस्टुलेट से हमारे को एक बेस मिल गया कि हाँ यार हमारे को अब पता है कि बोहर मैथमेटिकली कुछ बोल रहा है कम से कम। अभी तक तो कहानियां चल रही थी बस। ठीक है, तो हम लोग को मैथमेटिकली तीन चीजें मिल गई। और तुम तो जानते ही हो फिजिक्स की फितरत, दो तीन रिलेशन मिल जाते हैं हम तो पूरा चैप्टर बना देते हैं उसे, है ना। तो बस यही करने वाले हम यहाँ पर भी। अब हमारे को पता लग गया कि तीन फॉर्मूलाज है। चलो भाई इन्हीं तीन फॉर्मूलाज को तोड़ मड़ोड़ के भर भर के इंटायर चैप्टर बनाएंगे अब हम। तो सबसे पहली चीज बोर पॉस्टुलेट से इंस्पायर होके हम लोगों ने फाइंड किया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है। अब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकलेगा दोस्तों? फॉर्मूला लगाएंगे। पहला पॉस्टुलेट पढ़ते हैं, कहता था, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता था? वो कहता था एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सॉरी, ठीक है ना, फोर्सेस बराबर कर रहे हैं। तो पहली भी चीज क्या हो रही है, यहाँ पर एक काम करते हैं, वी स्क्वायर के फॉर्म में आंसर लिख देते हैं। ये आर स्क्वायर और ये आर कैंसिल हो गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू आर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पॉस्टुलेट भी यूज कर लेते हैं, जहां इतनी मेहनत कर ली है तो एक रिलेशन मिल गया तो एक और कंपेयर ही करना है बस। सेकंड पॉस्टुलेट कहता है एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होना चाहिए। देखो यहां पर मैं कहता हूं अगर बाई चांस आप लोग पेपर में कर रहे हो और डेरिवेशन याद नहीं आई तो लॉजिक कॉमन सेंस यूज करिएगा। हर एक ऑर्बिट बाहर जाता रहता है, के एल एम एन शेल ऑर्बिट बाहर जा रहे हैं, रेडियस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं nth ऑर्बिट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपको सेकंड स्टेप भूल गया तो याद करना कि तो एक ही तो स्टेप है जिसमें n दिया हुआ है, वो सेकंड पॉस्टुलेट है। तो सेकंड पॉस्टुलेट यूज करेंगे। v का रिलेशन क्या आएगा? एन एच अपॉन 2 पाई mr। तो स्क्वायरिंग दिस, v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज माय सेकंड स्टेप। सही है, फर्स्ट पता है, सेकंड पता है। चलो भैया कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। आगे कैसे बढ़ेंगे? फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देते हैं। हमारे दिमाग में तो यही बात आएगी भाई। इसको भी मैं लिख देता हूं, इसको स्टार इक्वेशन लिख रहा हूं, बाद में यूज करेंगे इसको, अभी जरूरत नहीं है स्टार इक्वेशन की। 1 और 2 को इक्वेट करते हैं दोस्तों। ऊपर का एग्जाम फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम आर is equal to n square h square upon 4 pi square m square r square। तो r और r कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, एनीथिंग एल्स खत्म होगी बात। एक m और एक m कैंसिल, तो मेरे को क्या मिल गया? रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन z e स्क्वायर पाई m r। सही बात है। अब जरा यहां पर देखो बच्चों, H कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। रेडियस मैंने गलती से लिख दिया, रेडियस तो उधर लेके गया था। ठीक है, तो सारी चीजें आ गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं R इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय Z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये रेडियस का रिलेशन आ गया।
और देखो लॉजिकली सही बात भी है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी दिख गई। ले और जितना बड़ा एटम होगा उतना कंप्रेस्ड होगा, तो जैसे जैसे z बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी भी लेकर आएगा। जितना कंप्रेस होगा उतना सेकंड ऑर्बिट जल्दी आ जाएगा, तो इसीलिए इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी z के साथ आ गई और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी n के साथ आ गई। अब इसी से इंस्पायर होकर मैंने कहा अरे भैया r मिल गया, मेरे को r मिल गया तो मैं स्टार इक्वेशन यूज करके एक और डेरिवेशन भी कर देता हूं, वो है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। अब वेलोसिटी में यूजिंग स्टार इक्वेशन, स्टार इक्वेशन क्या बोली थी, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr। सही है, ये देखो एन एच अपॉन 2πmr, और r हम लोगों ने क्या किया, सिंस r का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z पाई m e स्क्वायर। सही है ना, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z e स्क्वायर पाई m z पाई m e स्क्वायर। सही बात है, इस रेडियस की वैल्यू को ऊपर पुट करो, v इज इक्वल टू क्या आएगा, एन एच अपॉन 2πm इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू z पाई m e स्क्वायर। पाई पाई गया, m गया, n गया, h गया, कुछ रह गया नहीं, हमारे को क्या मिल गया, z e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज, यहां पर भी देखो क्या क्या कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू z बाय n इंटू 2.18 इंटू 10 रेज्ड पर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया, और सच्चाई है ये भी, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। ठीक है, एंड सेम गोज के कंप्रेस होगा तो सिचुएशन अलग रहने वाली है, वही चीज यहां पे मैंने समझा दी है। कूल इनफ। अब एक बार वेलोसिटी और रेडियस मिल जाता है ना, वो बड़ी सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे v पता है और r पता है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऐसे स्पेशल नोट लिखवा देता हूँ। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, रिलेशन के ऊपर। जैसे मान लो मैं अगर पहली चीज फाइंड करना चाहता हूँ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो टाइम पीरियड t का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जनरल क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं आते हैं, जनरल क्वेश्चन आता है कि n और z के ऊपर कैसे प्रोपोर्शनल है। तो आपको जो याद रखना वो ये याद रखना कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। सही है, अगर ये पता लग गया तो टाइम पीरियड का रिलेशन मिल जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से देखो जरा, r के केस में n स्क्वायर है और ये z है, मतलब n स्क्वायर बाय z अपॉन वेलोसिटी क्या है, z अपॉन n। दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। सही है, इसको फालतू कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लोग, नहीं करना हमने। हम लोगों ने फंडामेंटल फॉर्मूला जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ते हैं ना। जब फॉर्मूला पूरा बना के यूज ही नहीं आना है तो आप डायरेक्टली वो भी कर सकते थे, एन स्क्वायर बाय जेड है तो आपको 0.53 एंगस्ट्रॉम तो पता ही है, और आपको नीचे 2.18 भी चाहिए, पता ही है। कैलकुलेशन करनी आई भी तो ये कैलकुलेशन करके हम क्वेश्चन को ज्यादा आसान कर सकते हैं। ठीक है, पहला आ गया टाइम पीरियड, ऐसी एक और नोट लिख लेते हैं, चलो जो मर्जी फाइंड करते रहो, इतनी चीजें। फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी में पता है, फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होगा, सॉरी इक्वल टू वाला था, माय बैड। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, उल्टा आ जाएगा टाइम पीरियड का, z स्क्वायर बाय n क्यूब। ये 2-3 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ठीक है। एंगुलर पूछ लेंगे तो कुछ फर्क आएगा क्या, एंगुलर पूछ लेंगे तो कुछ फर्क आएगा नहीं। 2πf है ना, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2πf या 2π/t,
तो जो भी आप लोग फॉर्मूला निकाल रहे हो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट डजंट मैटर, आंसर में फर्क आएगा फाइनल, बट प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से सेम ही कंडीशन रहने वाली। और निकालो, चलो ऐसे ही करते हैं कुछ। मान लो करंट निकालना है, करंट निकालना, करंट क्या होता है? E/T, सही है ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब करंट भी प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? Z²/N3। देख लो प्रोपोर्शनलिटी निकलती जा रही है, ठीक है। करंट भी आ गया ऑफ ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एंगुलर स्पीड हमने निकाल दी, वेलोसिटी निकाल दिया, बाकी और कुछ भी निकालना है तो निकाल लो, फोर्स निकाल लो। लेट्स से मैं कहता हूं मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट, कोई भी इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो आप लोग जानते हो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, एक रिंग की वजह से सेंटर पे म्यू नॉट I/2R आता है। तो आप यूज वो भी कर सकते हैं, I पता है, R पता है, फॉर्मूला यूज पुट करिए, आंसर निकालिए। सो आई एम नॉट डीलिंग विद मच, पर प्राइमरली आप समझ गए हैं कि आपको करंट पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड पता है, तो आप कोई भी कंडीशन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन लुक एट इट अगेन, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देंगे मुझे। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। टाइम पीरियड निकालना है तो भी मैंने 2πr/v किया, फ्रीक्वेंसी निकालना तो 1 टाइम पीरियड कर दिया। सिमिलरली करंट निकालना था तो मैंने E/T कर दिया। तो वहां से मैंने सिर्फ रिलेशन निकाल दिया। अब वो कुछ भी पूछो, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लो तो I/A कर दूंगा। करंट पता है, एरिया पता है, πr², R का फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो रिलेशन कितने भी पूछ सकते हैं। तो जितने भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जितने भी रिलेशन पढ़े हैं, वो सारे इस इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से उनके बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका रिलेशन एक इलेक्ट्रॉन से ही था, ठीक है। और एक एटम के अंदर वो बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस्ड रहते हैं सारे कॉन्सेप्ट। अब इसमें और इंट्रीग करने वाली जो चीज है, जो शायद आपको थोड़ी और इंटिमिडेट करेगी, वो है एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी का क्या फंडामेंटल है, चलिए वो भी समझते हैं। अब ये अलग टाइटल है, ये नोट का पार्ट नहीं है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, as this is a part of your curriculum, primarily CBSE एग्जाम्स में जो नोट लिखा है उसके ऊपर क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, चलिए भैया निकालते हैं। तो किसी भी चीज की टोटल एनर्जी निकालनी हो, वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, ठीक है। पढ़े लिखे हम इतने, पता है हमें। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ इंटू m। वेलोसिटी का हम लोगों ने ऊपर एक रिलेशन निकाला था, क्या था वो? Z(E²), मैं इसको दिखा देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। Z(E²)/2NH∈0। तो Z(E²)/2NH∈0 इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा Z²me⁴/8n²h²∈0²। ये आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहीं अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनता है? 1/4πε ZE²/R, ठीक है। अब अगेन सिंस हम लोग रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं, तो ZE²/4πε इनटू रेडियस का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, तो n²h²ε0 Z πme², Z πme²। क्या कैंसिल हो रहा है दोस्तों? पाए गया, दिख रहा है कटता हुआ। और तो कुछ नहीं भाई, हो गया काम। तो क्या हो जाएगा? Z²me⁴/4n²h²ε0², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव साइंस रखेगी, ठीक है ना। होप सबके लिए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं, वहीं से लाया हूं ये। अब टोटल एनर्जी क्या होगी?
So z square m e power 4 upon 8 n square h square epsilon square minus z square m e power 4 upon 4 n square h square epsilon square. This implies minus करो क्या मिलेगा? Final conclusion is minus z square m e power 4 upon 8 n square h square epsilon square. दोस्तों अब इतने पढ़ लिखे हम हैं, देखो फिर से क्या क्या कॉमन है? m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारे पास रिलेशन क्या बन जाता है? माइनस z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इनटू, इसका अब सीधा आंसर निकाल देता हूं मैं, दिस इज नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। फाइनल फॉर्मूला भी याद रखेंगे, which is minus z m e power minus z square m e power 4 upon 8 n square h square epsilon square। और लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे को फाइनल कंक्लूजन की ज्यादा जरूरत है, तो वो नंबर हम लोग याद रखने वाले हैं। हम लोगों को मिल गया एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब एक काम करते हैं, अभी तक 2 पोस्टुलेट यूज करते आए हैं, तो अब ना थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं और तीसरा पोस्टुलेट भी थोड़ा सा यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। सो थर्ड पोस्टुलेट से हम लोग एक जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यूजिंग थर्ड पोस्टुलेट हम लोग क्या फाइनली कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं? देखो उसमें बोला कि अगर कभी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आप कभी भी ट्रैवल करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं, तो एच बाय लैम्डा यूज होगा, ठीक है। हायर एनर्जी ऑर्बिट क्या होते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिट क्या होते हैं, बात करते हैं। पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल देता हूं और फिर आराम से उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। सो हायर एनर्जी ऑर्बिट मतलब मान लेते हैं कोई nth ऑर्बिट है जो कि कंपैरेटिवली हायर स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है, pth ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट है, ठीक है। तो nth लिख देते हैं हम हाई एनर्जी ऑर्बिट। आई नो अभी तक हमारे को नहीं पता है कि हाई एनर्जी ऑर्बिट क्या होता है। pth हम लोग ले लेते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिट। लो जी शुरू हो जाते हैं। EH का फॉर्मूला क्या है? अच्छा फॉर्मूला याद है हमारे को, हम लोगों ने ऊपर ही डेराइव किया, तो मतलब हम लिख देंगे माइनस z स्क्वायर e पावर 4 इंटू m अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस मतलब माइनस z स्क्वायर e पावर 4 m अपॉन 8 p स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा आ गया। सही बात है। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है? z स्क्वायर कॉमन है, e पावर 4 कॉमन है, m कॉमन है, सब कुछ कॉमन है, इनफैक्ट लीविंग n एंड p सेपरेटली। सो इसका मतलब एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू z स्क्वायर e पावर 4 इंटू m अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। सही है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया और एक का माइनस रह गया, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो h और c लेफ्ट में पड़ा है, उसको नीचे ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो मजेदार। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू z स्क्वायर m e पावर 4 अपॉन 8 h क्यूब एप्सिलॉन स्क्वायर c इंटू 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। यहां से क्या सीखे? अब देखो जरा मेरे को बताओ, z स्क्वायर रहने दो, m e h एप्सिलॉन एंड c पांचों क्वांटिटीज कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल R से, और z स्क्वायर से भाई वो तो बाहर है ना, अपॉन 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। यहां पर R क्या है दोस्तों? R is known as Rydberg constant। Rydberg constant, ठीक है, Rydberg constant जिसका एक्चुअल वैल्यू आता है 1096780। कौन याद करेगा? ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ क्या आएगा पर मीटर।
किसी को ज्यादा अच्छे से याद करना तो 1.096 × 10⁻7 भी लिख सकते हैं, बट कैलकुलेशन में कौन करेगा, 1.09 1.1 ही लोगे आप, है ना, तो आप लेने को वो भी कर सकते हो, बट मैं जनरल कैलकुलेशन में बताता हूँ, हर क्वेश्चन ढंग से सॉल्व हो जाता है, 10⁻7 पर मीटर ले लीजिए, आंसर निकलेंगे। ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला निकला है, यही आगे जाके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी यही फॉर्मूला प्रैक्टिकली जब एक्चुअल में उन्होंने हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में कभी भी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया था, तो हमेशा ये फॉर्मूला थ्योरेटिकल आंसर और प्रैक्टिकल आंसर में कोरिलेशन लेकर आता था। तो इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, इसको नोट करिए, देन वी विल मूव अहेड। मूविंग अहेड हमारे को क्या मिलता है, देखो यहां से तो पता लग गया, लेकिन यार अभी तक वो कंक्लूजन निकला कि हायर एनर्जी ऑर्बिट होता क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बेटा नोट ना पहले लिख लेना कि बोहर्स मॉडल is applicable only on hydrogen and hydrogen like atoms. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा, इसको हमेशा याद रखना है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे ही काम करता है। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होते हैं, जैसे ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन के कॉन्सेप्ट में हमारे को क्या मिलने वाला है, दो जो है H21 आ जाएगा ना, 2 ऊपर रहेगा, मतलब प्राइमरली एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी है, ठीक है, और फिर एक इलेक्ट्रॉन है। so, ऐसे कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो वो एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है, कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, हीलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक एटम दिखने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियस हैवी है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही मिल रहा है। तो वहीं पे हम लोग एक्चुअल में इनको अप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए अगर हम लोग एनर्जीज देखें, तो एनर्जीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स इन हाइड्रोजेनिक एटम्स, बेटा जानबूझ के टर्म लिख रहा हूं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, ये रहा दोस्तों न्यूक्लियस, यहां रेंज निकालते थे, ऐसा कुछ चलता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स रहते हैं। ये n इज इक्वल टू 1 पे है, ये n इज इक्वल टू 2 पे है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये 4 और ये 5 है ना। अब मेरी बात समझिए, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं हाइड्रोजेनिक एटम्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो z का वैल्यू तो 1 हो गया, है ना। तो एनर्जी निकाल लेते हैं दोस्तों। वैसे तो आप z को 1 नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, मैं तो जनरल आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जनरलाइज ही कर देता हूँ। एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, चलो ये देखते हैं। सो -z² अपॉन n² इंटू 13.6, मतलब -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, सेकेंड ऑर्बिट देख लो दोस्तों, उसका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली आंसर, आप n की जगह 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3.84 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में कितना हो जाएगा, -1.85, -1.51, आई एम सो सॉरी, 0.85 नेक्स्ट, -1.51 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ में क्या हो जाएगा, -0.85 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, -0.54 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी करते तो नेक्स्ट आएगा तो 37 लग जाता है, बट प्राइमरली आपको ये नंबर्स इसी तरीके से याद रखने हैं। इससे क्या होगा, फायदा मिल जाता है। अच्छा, यहां से क्या सीख रहे हो, इसका मतलब इंफिनिटी पे क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन।
तो जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, यहां से क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो न्यूक्लियस से, वैसे वैसे हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है ना। क्लोजेस्ट पे कितनी एनर्जी थी, -13.6, फारदेस्ट मतलब इनफाइनाइट पे क्या है, 0। तो यही बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हायर एनर्जी ऑर्बिट पे एनर्जी कितनी है, 0, लोअर पे कितनी है, -13.6, चेंज कितना आएगा, 13.6, 13.6 एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। और इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली किसी और ऑर्बिट में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अब डायरेक्टली बाहर निकाल रहे हैं, उसको बुलाते हैं आयनाइजेशन। ठीक है, एटम को आयनाइज कर रहे हो, अब इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर रहे हो, है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी बुलाते हैं उसको। हाँ जी, एवरीवन ओके विद दिस। जेड स्क्वायर, अब अगर आप हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो जेड इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, आप लोगों को नीचे आते थे सब स्केल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल अगर आप लोगों को याद रहेंगे तो चीजें कनेक्ट करना, क्वेश्चंस कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप ऑर्बिट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी डिफर करती जाएगी। सो प्राइमरली नंबर्स को याद करके आएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इसी के थ्रू, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखने वाले हैं। ठीक है।